तो मोनोकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस ही क्यों होती है, ये हमारा समझना बाकी रह गया था पिछले लेक्चर में। तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है पैरेनकाइमा से स्क्लेरेनकाइमा का। देखिए पहली बार पैरेनकाइमा हमने देखी थी डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट दोनों में। एपिडर्मिस के नीचे होती है सेवरल लेयर्स ऑफ कोर्टेक्स, तो पैरेनकाइमेटस होती है, यानी एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है वो पैरेनकाइमेटस होगी डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों में। उसके बाद आती है डाइकोट स्टेम जिसमें कोलन काइमेटस होती है हाइपोडर्मिस, क्योंकि पैरेनकाइमा के बाद कोलन काइमा आता है ना, सिंपल टिश्यू। अब इसके बाद आती है मोनोकोट स्टेम, तो इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होगी हाइपोडर्मिस। तो ऐसे पैरेनकाइमा से स्क्लेरेनकाइमा ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इन डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम एंड देन इन मोनोकोट स्टेम। तो ऐसे आप याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस होती है हाइपोडर्मिस इन मोनोकोट स्टेम, और स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल की कंडीशन इनमें पाई जाती है, ये मैंने आपको लर्न करवा दिया था। ऐसे स्क्लेरेनकाइमेटस, ऐसे स्कैटर्ड, ईच सराउंडेड बाई अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। तो ये भी आपको याद रखनी है। एंड अ लार्ज कंस्पिकुअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू तो पैरेनकाइमेटस होता ही है। मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड बाय पैरेनकाइमा, ये हम देख चुके हैं। पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, कोर्टेक्स, मोस्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ ग्राउंड पैरेनकाइमा सेल्स ओनली। स्क्लेरेनकाइमेटस होती है इनकी बंडल शीथ, ये तो आप ऐसे याद रख लेंगे क्योंकि हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है तो बंडल शीथ भी होगी, लेकिन इनमें बंडल शीथ पाई ही जाती है मोनोकोट स्टेम में, ये आप कैसे याद रखेंगे। तो आपको पता है कि मोनोकोट्स का जो कोटिलेडोन होता है एक, वो उसमें शीथ्स पाई जाती हैं प्ल्यूमुल के ऊपर भी और रेडिकल के ऊपर भी। तो वहाँ पे क्योंकि शीथ्स पाई जाती हैं मोनोकोट्स में, तो यहाँ पे ऐसे याद रखें कि बंडल शीथ भी मोनोकोट स्टेम में पाई जाएगी, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड इंडीड, ये कंडीशन होती है इनमें क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। पेरीफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। अब ये इसके डायग्राम से भी क्लियर होती है जो पिछले पेज पे आपको गिवन है। सेंट्रली लोकेटेड वास्कुलर बंडल आर लार्जर एंड जो पेरीफेरी की साइड होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि मोनोकोट रूट में हमने देखा था कि पिथ लार्ज होता है, क्योंकि पिथ सेंट्रल पार्ट होता है, तो सेंट्रल में जो लोकेटेड वास्कुलर बंडल होंगे वो लार्ज होंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड आप देख रहे हैं कि नंबर ज़्यादा उनका है जो पेरीफेरी में पाए जाते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितना अमाउंट ऑफ वास्कुलर बंडल सेंटर में पाया जाता है उतना ही पेरीफेरी में पाया जाएगा। अब सेंटर में क्योंकि बड़े हैं तो इसलिए उनका नंबर कम है, और साइड पेरीफेरी के अंदर क्योंकि उनका साइज छोटा है इसलिए उनका नंबर ज़्यादा हो गया उसी अमाउंट ऑफ वास्कुलर बंडल बंडल को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सेंट्रली लोकेटेड कम होंगे और पेरीफेरी में ज़्यादा होंगे। द फिलोम पैरेनकाइमा इज एबसेंट, ये पॉइंट हम पीछे भी कवर कर चुके हैं जहाँ पे फिलोम के कंपोनेंट्स का डिस्कशन किया गया है, और हमने अच्छे से लर्न किया था कि क्यों मोनोकोट्स में एबसेंट होती है फिलोम पैरेनकाइमा। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बता सकते हैं कि कैसे हमने लर्न किया था। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल्स, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है कैम्बियम की लेयर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है ना इनमें, तो उसकी जगह इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है वास्कुलर बंडल्स के अंदर, क्योंकि कैम्बियम की लेयर एब्सेंट है तो उसकी जगह कैविटीज़ होती हैं वाटर कंटेन करने के लिए। अब ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मोनोकोट रूट में ऐसा क्यों नहीं होता, वो उसमें पाई जाती हैं या नहीं, ये मोनोकोट स्टेम में ही क्यों है ये वाटर कंटेनिंग कैविटीज़। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि रूट वेदर इट बी डाइकोट और मोनोकोट प्लांट वो सबमर्ज्ड होती हैं नीचे ज़मीन के नीचे और डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर होती हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती किन्हीं भी कैविटीज़ की वाटर को स्टोर करने के लिए, सीधे कांटेक्ट में होती हैं, जितना चाहिए वो ले लेती हैं ज़मीन से। स्टेम को ज़रूरत होती है वाटर को स्टोर करने की इमरजेंसी के टाइम्स में, तो सिर्फ स्टेम में पाई जाती है, तो सिर्फ मोनोकोट स्टेम में होगी, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं।
तो अभी फिगर्स देख लेते हैं मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम्स के। एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें लेबलिंग काफ़ी घटिया दर्जे की गई है। मुझे बिल्कुल देखने का मन नहीं करता इसको। आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो थ्योरी में इनकी सीक्वेंस दिया गया है इन लेयर्स का, वो आपको याद होना चाहिए, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके बारे में क्या-क्या बताया गया, सिर्फ उतना याद रखिए। उसके हिसाब से इस फिगर के टाइप का अगर क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में, डायग्राम के का क्वेश्चन आया, तो आप अंदाज़ा लगा पाएँगे कि कौन-सी लेयर ऊपर है, कौन-सी नीचे। आप इसको सॉल्व कर पाएँगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि लेबलिंग बहुत इसमें ब्लरी इमेजेस बेसिकली यूज़ की गई हैं यहाँ पे फॉर द लेबल्स। तो आप थ्योरी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ होगा। जैसे यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स लिखा हुआ है, तो स्कैटर्ड दिख रहे हैं आपको, कहीं-कहीं दिख रहे हैं इसमें वास्कुलर बंडल, इसका मतलब ये मोनोकोट स्टेम होगी। तो ऐसे थ्योरी में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायग्राम से लिंक करनी आपको आनी चाहिए। फिलोम ऑलवेज फाउंड आउटर साइड ऑफ जाइलम, ये थ्योरी का पॉइंट है। तो ऐसे करके आप डेफिनेटली डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर में अगर आया तो। अब डाइकोट और मोनोकोट लीव्स बचे हैं, सिर्फ इनकी एनाटॉमी बची है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगी। डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर भी, जहाँ पे ब्रायोफाइट्स आते हैं, लीवर वोट्स, बेसिकली लीवर वोट्स की जो मेन बॉडी टाइप होती है, इट इज़ डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये लाइन वहाँ पे आती है। तो डोर्सी वेंट्रल मैंने आपको वहाँ समझाया था कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो सरफेसेस पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स पाई जाती है, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है दो सरफेसेस की, उसको डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं। तो डोर्सी वेंट्रल लीफ का यहाँ भी वही मतलब है कि ऊपर से वो कुछ दिखेगा, नीचे से कुछ दिखेगा। इसके जस्ट अपोजिट आइसोबाइलेटरी होता है मोनोकोट लीफ। अब इसको याद रखना बहुत आसान है। दो ही टाइप के लीव्स हैं आपके पास, डोर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। डी से डोर्सीवेंट्रल और डी से डाइकोट होगा, तो आइसोबाइलेटरल बचा, ये मोनोकोट होगा। एज द नेम सजेस्ट, आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स टू, और लेटरल मीन्स ऑन द साइड्स। तो जिसकी दोनों साइड्स सेम दिखने वाली होती हैं उस लीफ को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, और मोनोकोट लीफ होता है ये। अभी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं डाइकोट लीफ को। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हैज़ अ कंस्पिक्वेंस क्यूटिकल। तो क्यूटिकल होता है यहाँ पे लीफ पे, डाइकोट लीफ की सरफेस के ऊपर, यानी एपिडर्मिस के ऊपर, ये आपको बताया गया है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब अच्छा खासा थिक क्यूटिकल यहाँ पे पाया जाता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, और लीव्स ही वो एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू यहीं से होता है। तो इसलिए कॉन्स्पिक्यूअस यानी थिक क्यूटिकल यहाँ पे पाया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। मैंने शायद आपको पीछे नहीं बताया, ये आता है क्यूटिकल डाइकोट स्टेम के अंदर भी, एयर थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये थिन लेयर का रीज़न मैंने आपको नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। थिन लेयर यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्यू स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है फॉर द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही कम है लॉस की, वाटर लॉस की, इसलिए क्यूटिकल भी थोड़ा सा लिक्वाइड होता है यहाँ पे। तो थिन लेयर होती है क्यूटिकल की डाइकोट स्टेम में, यंग स्टेम की मैं बात कर रहा हूँ। और लीव्स में क्योंकि बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसलिए थिक क्यूटिकल यानी कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है और सारे के सारे होल प्लांट बॉडी को ये कवर करती है, तो दोनों सरफेसेस को कवर करेगी, ये बहुत ऑब्वियस बात है। अब नाम आपको पता होना चाहिए अपर सरफेस और लोअर सरफेस के। देखिए, लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस उसको बोला गया है। अब बैक से आप याद रख सकते हैं, इसमें बैक प्रोनाउंस हो रहा है, बैक लोअर सरफेस होता है ना, पीछे वाला, तो बैक होगा लोअर सरफेस, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अल्टरनेट वे में आप याद रखेंगे कि अपर सरफेस होगा एडैक्सियल एपिडर्मिस।
Abaxial epidermis generally bears more stomata than adaxial epidermis. The latter may even lack stomata. तो ये हमारा एक बहुत कॉमन इल्यूजन हो जाता है कि जो प्लांट का ऊपर वाला जो लीफ का ऊपर वाला सरफेस है उस पे ज़्यादा स्टोमेटा होंगी। ये आई थिंक मुझे तो लगता ही है कि हमारा कॉमन परसेप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जो लोअर साइड होती है, बैक साइड होती है, उस पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा पाई जाती है इन डाइकोट। डाइकोट लीफ की हम बात करें, ऑफ कोर्स मोनोकोट लीफ जो वो तो आइसोबायलेटर होता है, सब कुछ सिमिलर होता है दोनों साइड पे। यहाँ ही डिफरेंस होते हैं डोर्सी वेंट्रल यानी डाइकोट लीफ में। तो ऊपर वाले सरफेस पे पाई जाती नहीं होती। इवन लैक स्टोमेटा वो इवन लैक कर जाता है, नीचे वाले पे पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा मोर स्टोमेटा। इसका रीज़न आपको पता लगेगा फोटोसिंथेसिस हाइनल प्लांट्स में, जहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस दिया गया है, वहाँ पे बताया गया है कि 10% ऑफ द लाइट में ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस हो जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है 10% ऑफ द सनलाइट में। अब सनलाइट तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना प्लांट, कितनी सनलाइट आएगी, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उस सनलाइट से, 10% से ज़्यादा होगी ही, प्लांट के हाथ में नहीं है वो। तो जो क्लोरोफिल अपरटस होता है लीव्स के अंदर, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए उस हाई हीट से, इसके लिए नीचे की ओर पाए जाते हैं ज़्यादा सोमेटा इन डाइकोट लीव्स के अंदर। ये वहाँ पे लाइन आती भी है कि जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है लाइट की वजह से तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में आता है। तो ऐसे आप मोटा मोटा समझ सकते हैं अभी यहाँ के लिए कि क्यों नीचे की ओर ज़्यादा स्टोमेटा पाई जाती हैं बैक्सियल सरफेस पे इन डाइकोट लीफ। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। तो मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू होता है लीव्स के अंदर, ये हम पीछे देख चुके हैं। मेसोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये भी देखा था हमने कि पैरेन्काइमेटर सेल से बना होता है मेसोफिल। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो स्टोमेटा वेदर इट बी ऑन द अपर सरफेस और लोअर सरफेस एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है, वो जस्ट एक खिड़की की तरह एक्ट करती है जिसके थ्रू सनलाइट घुसती है, फिर वो नीचे ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल में आती है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वहाँ होती है फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा जो अपर सरफेस होता है लीफ का एपिडर्मिस का, इट जस्ट एक्ट्स जस्ट लाइक ए विंडो, नीचे ग्राउंड सबस्टेंस में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द मेसोफिल टिश्यू। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, पॉलीसेड पैरेन्काइमा एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पैरेन्काइमा किस साइड प्रेजेंट होती है। एडैक्सियली प्लेस्ड पॉलीसेड पैरेन्काइमा, तो जो अपर साइड होती है, अपर एपिडर्मिस, उस पे पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है उस साइड पे। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पालीसेड से आपको याद आ जाएगा पहले, पाली से पहले, तो जो पहले प्रेजेंट होगी यानी अपर साइड प्रेजेंट होगी इट इज पॉलीसेड पैरेन्काइमा, एंड एबैक्सियली जो प्रेजेंट होगी इट इज स्पोंजी पैरेन्काइमा, नीचे की साइड। इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। तो मैंने जब आपको पैरेन्काइमा सेल्स पढ़ाया था तो वहाँ पे ये शेप मैंने हाईलाइट किया था, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा। मैंने आपको बताया कि ये यूज़ होगी, तो यहाँ यूज़ हो रही है, ये शेप इलोंगेटेड होती हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा, ये इनकी शेप से क्लियर होता है और इनकी अरेंजमेंट भी वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। आगे जब इसका फिगर आपको दिखाया गया है डाइकोट लीफ का, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि पैलिसेड पैरेन्काइमा, पहली बात तो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और वर्टिकली एंड पैरेलली अरेंज टू ईच अदर, ये भी आपको क्लियर हो रहा है इस फिगर से। तो थ्योरी में जो कैरेक्टरिस्टिक गिवन है डायग्राम से आपने लर्न कर लिया, उसको जस्टिफाई कर लिया। The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below palisade cells and extend to the lower epidermis। तो स्पोंजी पैरेन्काइमा इसका नाम है, इससे क्लियर हो रहा है कि कैसी इसकी शेप और स्ट्रक्चर होगी। ओवल भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है। तो पॉलीसेड पैरेन्काइमा, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पोंजी पैरेन्काइमा, ये नाम से सजेस्ट हो रहा है कि स्पंज जैसी है, इसकी शेप कोई पर्टिकुलर नहीं होगी, एक कभी भी ओवल हो सकती है, कभी राउंड भी हो सकती है, ऐसे आप लर्न कर लेंगे। और पॉलीसेड
एक पर्टिकुलर शेप होगी इसकी, इलोंगेटेड होगी, सिर्फ एक ही शेप होगी। इसको आप अल्टरनेट वे में याद रख लीजिए कि स्पॉन्जी, क्योंकि स्पंज जैसी होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी। और इसके जस्ट अपोजिट पॉलीशेड की एक स्पेसिफिक शेप होगी, इलोंगेटेड शेप होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिखा चुका हूँ, वहाँ से क्लियर हो रहा है। इलोंगेटेड एंड वर्टिकली इन पैरेलली अरेंज्ड सेल्स पॉलीसेड। अब लूजली अरेंज्ड स्पोंजी पैरेन्काइमा होती हैं, इसका मतलब कि इनमें लार्ज स्पेसेस पाए जाते हैं। वहीं नीचे आपको बताया गया देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। एक्चुअली ये सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, इसलिए ही इनका स्पोंजी पैरेन्काइमा नाम होता है। और लूजली अरेंज होती हैं, इससे क्लियर होता है कि इनके बीच में लार्ज स्पेसेस पाए जाएंगे और उनमें एयर कैविटीज पाई जाएंगी। इसका ध्यान रखिए। मोनोकोट स्टेम के अंदर हमने देखा था कि वाटर कैविटीज़ थी वास्कुलर बंडल्स के बीच में, यहाँ एयर कैविटीज़ हैं बिटवीन स्पोंजी पैरेन्काइमा। इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि नीचे की साइड पे होती हैं लीफ के सरफेस पे, ये एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू है ना, एपिडर्मिस के ऊपर एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। तो ली जहाँ पे बहुत सारी स्टोमेटा पाई जाएंगी, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, तो गैसियस एक्सचेंज होगा तो एयर कैविटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, इसलिए यहाँ एयर कैविटीज़ पाई जाती है न्यूमरस अमाउंट्स में। Vascular systems include vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib. The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins. तो जितनी बड़ी veins होंगी उतना बड़ा वास्कुलर बंडल का साइज होगा, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। और वेन्स में ही होते हैं वास्कुलर सिस्टम यानी वास्कुलर बंडल्स। ये वी से आप याद रख सकते हैं। ये मिड रिब कुछ नहीं होती है, मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है ये भी, यानी ये भी वेन है तो वास्कुलर बंडल इसमें पाए जाएंगे। मिडल प्रोमिनेंट वेन, ये मॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं हम। द वेन्स वैरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकोट लीव्स। तो रेटिकुलेट का मतलब ही होता है नेटवर्क ऑफ वेन्स, तो छोटी बड़ी इसमें वेन्स हो सकती हैं, ये नेटवर्क से क्लियर होता है। ये रेटिकुलेट वेनेशन आता है मॉर्फोलॉजी में, तो इसी की वजह से थिकनेस में वेरिएशन होती है डाइकोट लीव्स में वेन्स के, रेटिकुलेट वेनेशन की वजह से। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि बाकी वेन से मिड रिब यानी मिडल प्रोमिनेंट वेन का साइज़ क्योंकि ज़्यादा होता है, तो इसमें वास्कुलर बंडल्स का साइज़ भी ज़्यादा होगा। द वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। नाउ दीज बंडल शीथ सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स। अब C4 प्लांट्स क्या होते हैं ये हमें देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, जो 13 चैप्टर है इसी बुक का, तो वहाँ पे आएगा C3 C4 प्लांट्स। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये बंडल शीथ सेल्स की प्रेजेंस इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, इसकी वजह से उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है और उसको क्रांज अनाटमी बोला जाता है। ये डिटेल में फोटोसिंथेसिस में देखेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए आप कि मोनोकोट स्टेम और डाइकोट लीफ, क्योंकि ये एक साथ अकर कर रहे हैं, एक साथ हैं, तो इन दोनों में बंडल शीथ पाई जाएगी वास्कुलर बंडल्स के राउंडेड सराउंड। यहाँ देखिए, यहाँ भी मोनोकोट स्टेम में भी ये था, क्योंकि एक साथ अकर कर रहे हैं, तो ये सेम कैरेक्टर इन दोनों में है। सीक्वेंस आपको लर्न हो ही गया होगा। सबसे पहले हमने डाइकोट रूट पढ़ा था, देन मोनोकोट रूट, then dicot stem and monocot stem and now dicot leaf, एंड इससे आगे है मोनोकोट लीफ। तो डाइकोट लीफ हमने कंप्लीट कर लिया है। मोनोकोट लीफ अब देखते हैं, इसको आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं बिकॉज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस ऑफ एपिडर्मिस। तो एक जैसा दिखता है दोनों साइड से, स्टोमेटा दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि पीछे डाइकोट को डोर्सोवेंट्रल इसलिए ही बोला गया था क्योंकि इवन एब्सेंट होती हैं ऑन द अपर साइड। एडैक्सियल एपिडर्मिस पे इवन एब्सेंट हो सकती हैं, इसलिए इसको डोर्सोवेंट्रल बोला था। यहाँ दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। एंड दूसरी बात, इसमें मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि मोनोकोट में क्योंकि एक ही कोटिलेडोन होता है, तो इसलिए उसमें एक ही टाइप की पैरेन्काइमा पाई जाती है, मेसोफिल ही, सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं होती। डाइकोट्स में दो कोटिलेडोन होते हैं तो दो टाइप की पैरेन्काइमा पाई जाती है, पॉलीसेड एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। अब नीचे बल्ली फॉर्म सेल्स दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इससे
डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, रिसेंट ईयर्स में। एंड जो ये ब्लैक हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी के, इनको ज़रूर से ध्यान से करना चाहिए आपको, इनके अराउंड जो कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। In grasses, certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty color cells. These are called bulliform cells. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सबसे पहले तो लार्ज होती है, इसका रीजन है इसका फंक्शन। ये वाटर को स्टोर करती हैं और जब वाटर स्ट्रेस होता है तो उसमें हेल्पफुल होती हैं। तो मेनली इनका वाटर स्टोर करने का फंक्शन होता है। तो लार्ज तो होनी चाहिए, एम्प्टी भी इसलिए ही होनी चाहिए क्योंकि वाटर स्टोर करना है। तो पहले दो फंक्शंस इसके फीचर्स ऑब्वियस हैं। उसके बाद कलरलेस होती हैं ये। अब हमने देखा था मॉर्फोलॉजी में कि पेटल्स एक फ्लावर में कलरफुल पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या था कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ ग्रासेस के अंदर ये जो सेल्स हैं, बल्लीफॉर्म सेल्स, इनका वाटर लॉस में हेल्प हेल्प करती हैं, ये वाटर लॉस के प्रिवेंशन में। अब इनको कुछ अट्रैक्ट नहीं करना इंसेक्ट्स को, तो ये कलर का क्या करेंगी, इसलिए ये कलरलेस सेल्स होती हैं, कोई यूज़ नहीं है कलर का यहाँ पे। एंड दूसरी बात, ये एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती हैं। एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती हैं, ये इसके फंक्शन से क्लियर हो रहा है क्योंकि क्यूटिकल पाया जाता है एपिडर्मिस के पास और वो वाटर लॉस में हेल्प करता है प्रिवेंशन में। तो एपिडर्मल के पास होंगी ये भी, क्योंकि इनका फंक्शन सेम है, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। और एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, एडैक्सियल में डी आता है ना, और एपिडर्मल में भी डी आता है, तो ऐसे याद रखें कि एबैक्सियल नहीं है, ये एडैक्सियल है, अलोंग द वेन्स। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि वेन्स जो होती हैं एक लमाइना के अंदर, वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। तो लीफ के मुड़ने तुड़ने या सीधा रहने का जो काम होता है वो वेन्स के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ भी यही हो रहा है, कभी लीफ सरफेस एक्सपोज हो रहा है, कभी कर्ल इनवर्ड हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ लीफ के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी वो अलोंग द वेन्स अरेंज होनी चाहिए, इसलिए ये अलोंग द वेन्स पाई जाती हैं। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water or turgid, the leaf surface is exposed. तो जब पानी भरा होता है इनमें, टर्जिड वही कंडीशन होती है, फूली हुई बल्लीफॉर्म सेल्स, तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है जब फूल जाती हैं ये सेल्स। व्हेन दे आर फ्लैसिड, फ्लैसिड मीन्स वाटर की कमी, इनमें वाटर निकल गया ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, वाटर लॉस, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो जब पानी भर जाता है इनमें, टर्जिट हो जाती हैं, तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, मीन्स आउटवर्ड कर्ल कर जाता है, वो एक्सपोज होने का मतलब ये है। और जब फ्लैसिड हो जाती हैं, वाटर स्ट्रेस होता है इनमें, तो लीव कर्ल कर जाता है इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ये अडेप्टेशन होती है, modification of adaxial epidermal cells into bulliform cells for the prevention of water loss. The parallel venation in monocot leaves is reflected in near similar sizes of vascular bundles except in the main veins. तो मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन पाई जाती है लीव्स में, ये हमने बहुत बार देखा था मॉर्फोलॉजी में। लेकिन यहाँ भी मेन वेन्स जो मिड रिब होती है उसमें बड़ी होती हैं वो मिड रिब एज कंपेयर टू द अदर वेन्स। तो ये जो जनरल कंसेप्ट है दैट मिडल प्रोमिनेंट वेन्स इज लार्जेस्ट, ये यहाँ डाइकोट और मोनोकोट्स दोनों में वैलिड होता है। भले ही पैरेलल वेन्स पाई जाती हो मोनोकोट्स में, यानी सिमिलर साइजेस की बाकी सारी वेन्स, और उसी के अकॉर्डिंग हमने पीछे पढ़ा था कि वास्कुलर बंडल्स का भी साइज इंक्रीज होता रहता है, तो इनका भी सिमिलर साइजेस होता है बाकी सारी वेन्स में। लेकिन मेन वेन जो मिड रिब होती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, तो इनमें तो बड़ा साइज होगा ही वास्कुलर बंडल्स का। अब एक बार डायग्राम पे नज़र डाल लेते हैं इन दोनों लीव्स के। ये है डाइकोट लीफ, आप देख सकते हैं इसमें पॉलीसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल में डिफ्रेंशिएटेड है, इससे क्लियर हो गया कि ये डाइकोट लीफ है।
एक चीज़ इसमें यूनिक है, सब स्टोमेटल कैविटी इसमें दी गई है आपको। जो स्टोमा है उसके तुरंत बाद, तुरंत नीचे जो कैविटी आती है उसको सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। ये थ्योरी में नहीं गिवन था पॉइंट, लेकिन ऑब्वियस था, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। एयर कैविटी पाई जाती है स्पोंजी पैरेन्काइमा के बीच में, ये आप जानते ही हैं, तो ये लेबलिंग करना आसान है आपके लिए। फिलोम इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, ये थ्योरी से आप कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आसानी से लेबलिंग कर सकते हैं आपके पास अगर ये डायग्राम के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो। अगेन इसमें भी वही सब स्टोमेटल कैविटी आपको दिखाई गई है स्टोमा के नीचे, और मेसोफिल इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू पॉलीसेड एंड स्पोंजी, से आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकोट लीफ है। अब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ अलोंग द लेंथ होती है रूट्स और स्टेम्स के अंदर। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि उसने लीव्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, तो स्टेम के अंदर ही इंक्लूड कर लिया उसने लीफ में। व्हेन स्टेम इज ग्रोइंग इज ब्रांचेस आर ग्रोइंग, उसके साथ ही लीव्स ग्रो होते हैं, तो उसमें ही इंक्लूड हो गया प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, most dicot plants exhibit increase in girth, girth means the breadth of the plant, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। अलोंग द लेंथ होती है प्राइमरी ग्रोथ, और अलोंग द ब्रेड्थ इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ इस चैप्टर की। लेटरल मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है कोर कैम्बियम विच इज़ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में इस चैप्टर की। द मैस्टमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फिलोम इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि वास्कुलर कैम्बियम जो लेयर होती है यंग स्टेम के अंदर वो पैचेस में प्रेजेंट होती है, कंप्लीट नहीं होती। जब ये कंप्लीट रिंग बन जाती है बाय द एडिशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों के मिल जाने से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बन जाती है वो कंप्लीट रिंग काटती है वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फिलोम को। तो अधूरी स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी चाहिए ये, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। एंड याद आप इसको ऐसे रखेंगे आप, क्योंकि ये वास्कुलर कैम्बियम ही तो है जो किसी से कंबाइन करेगा आगे और यही तो काटेगा फिर। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि ये सोच के लिखी गई है ये लाइन। इन यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फिलोम, लेटर इज फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग बाय कंबाइनिंग विद इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम एंड फिलोम। ये पीछे हमने देखा था, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा था, जहाँ पे टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल दिए थे। यहाँ पे देखिए कैम्बियम की सिंगल लेयर होती है और पैचेस में अक्कर करती है, बाद में ये फॉर्म करती है कंप्लीट रिंग जब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैपेबल हो जाता है प्लांट। formation of cambial ring in dicot stems, cells of cambium present between primary xylem and phloem is the intrafascicular cambium. The cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium। ये complete ring बन गई interfascicular cambium की, thus a continuous ring of cambium is formed। सो मेडुलरी रेज एज वी नो ये लिविंग होती हैं, यानी पैरेन्काइमेटस होती हैं, तो ये केपेबल होती है डिवीजन के, तो ये कंबाइन करती हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवार्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड्स। ये आगे हम देखने ही वाले हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बन जाते हैं आउटर और इनर साइड पे। The cells cut off towards pith mature into secondary xylem and the cells cut off towards periphery mature into secondary phloem। तो याद कीजिए यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स, आउटर साइड पे फिलोम प्रेजेंट होता है, इनर साइड पे होता है जाइलम, और पिथ के अराउंड ये पाए जाते हैं। तो सेंट्रल एरिया जो इनर साइड होगा
वहाँ पे क्योंकि जाइलम होता है तो इनर साइड पे जाइलम सेकेंडरी जाइलम बनेगा टुवार्ड्स द पिथ इनर साइड, और आउटर साइड पे क्योंकि फिलोम होता है तो अवे फ्रॉम द पिथ टुवार्ड्स द पेरीफेरी, आउटर साइड पे सेकेंडरी फिलोम कट किया जाएगा। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन आउटर साइड, यानी सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फिलोम। और ये क्लियर भी होता है क्योंकि जो मेन वुड होती है एक प्लांट की वो सेकेंडरी जाइलम ही होती है। यहाँ से आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, that the most of the wood of a plant is contributed by secondary xylem. As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem and soon forms a compact mass. तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा होता है, इसको ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा और जाइलम, तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। The primary and secondary phloems get gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem, क्योंकि secondary xylem ज़्यादा बनता जाता है तो जो आउटर साइड प्रेजेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिलोम्स वो क्रश्ड होते जाते हैं, यानी पुश्ड टुवर्ड्स आउटर साइड होते जाते हैं। The primary xylem, however, remains more or less intact in or around the center. अब ये important statement है कि प्राइमरी जाइलम जो कि इनसाइड ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उसके कहीं जाने की जगह प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है वो। ये जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फिलोम्स, ये बाहर झड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इनकी कि दे मे गेट क्रश्ड एंड पुश्ड आउट ऑफ द प्लांट, इसलिए ये दूर जाते जाते हैं, क्रश्ड होते जाते हैं। प्राइमरी जाइलम क्योंकि इनर साइड पे प्रेजेंट होता है इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी क्रशिंग वगैरह की। इट रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर। एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा which passes through secondary xylem and secondary phloem in radial direction. These are secondary medullary rays। तो जी हाँ, यहाँ भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी फॉर्म्ड होती हैं रेडियल डायरेक्शन में ऑफ कोर्स, क्योंकि रे पैरेन्काइमा सेल्स भी इनको बोला जाता है, रेडियल डायरेक्शन में वाटर कंडक्शन करती हैं। नैरो बैंड्स होते हैं ये इनके नाम से क्लियर हो रहा है, मेडुलरी रेज बोला जाता है। तो रेज हैं तो रेज कैसे होती हैं, नैरो ही तो होती हैं, जैसे सूरज की किरणें होती हैं रेज, वो नैरो ही दिखाई देती हैं ज़्यादा। जो मेन चीज़ यहाँ पे याद रखने लायक है वो इनका ओरिजिन। तो सेकेंडरी जाइलम से क्योंकि शुरुआत होती है ग्रोथ की, यहाँ ही कैम्बियल रिंग पाई जाती है। इनर साइड सेकेंडरी जाइलम बनता है, आउटर साइड सेकेंडरी फिलोम, तो यहीं से शुरुआत होती है इनके ओरिजिन की, यहीं से फॉर्मेशन होती है इनकी। सेकेंडरी जाइलम से लेके सेकेंडरी फिलोम से गुजरते हुए रेडियल डायरेक्शन में जाती हैं, काफ़ी दूर तक जाती हैं मेडुलरी रेज। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा आपको। इवन दो लेबलिंग्स यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इनर साइड से स्टार्ट होती हैं ये मेडुलरी रेज सेकेंडरी जाइलम से, जहाँ से कटता है वहाँ से, और आगे सेकेंडरी फिलोम तक ये कंटिन्यू करती हैं वहाँ तक। और एक और चीज़ इसमें देखने लायक है कि यहाँ देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की कंप्लीट रिंग होती है। इंटरफेसिकुलर मींस बिटवीन वास्कुलर बंडल्स, या जो कंप्लीट रिंग बन जाती है। इसके अलावा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, यहाँ पे लेबलिंग इवन दो इसकी नहीं गिवन है। वास्कुलर कैम्बियम देखिए यहाँ पे इसको बोला गया है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वास्कुलर बंडल्स, मीन्स इंट्राफेसिकुलर, और इंटरफेसिकुलर जिसमें कंप्लीट रिंग बन जाती है इट इज बिटवीन। इनसाइड भी ऑफ कोर्स होता है क्योंकि कंप्लीट रिंग होती है, इनसाइड और बिटवीन दोनों होता है, इंटर में, इंट्रा में सिर्फ इनसाइड होता है। बाकी और कुछ इसमें खास देखने लायक नहीं है क्योंकि काफ़ी ब्लरी लेबलिंग्स की गई हैं एनसीईआरटी के द्वारा। थ्योरी में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लेबलिंग्स को अरेंज कर पाएंगे। स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड। The activity of cadmium is under the control of many physiological and environmental factors. In temperate regions, climatic conditions are not uniform throughout the year. In yeah,
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आर दोज विच आर एसोसिएटेड विद द प्लांट ओनली। जैसे अभी हमने देखा था कि आउटर साइड पे कम कट कर रही थी कैम्बियम, इनर साइड पे ज़्यादा कर रही थी, तो ये हुए फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ये भी अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। हमने देखा ही कि इनर साइड ज़्यादा कट कर रही थी, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था और सेकेंडरी फिल्म कम। तो ये हुआ फिजियोलॉजिकल फैक्टर। और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं आउटसाइड द प्लांट, जैसे एग्जांपल दिया गया आगे। टेम्परेट रीजन्स में क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं होती। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक्स जो रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह, उनमें एनवायरनमेंट काफ़ी स्टेबल होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी स्टेबल होती हैं, इसीलिए उनमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये पॉइंट उस आपको वहाँ से क्लियर होगा, तो या आपको याद रह ही जाएगा कि टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं होती। In the spring region, cambium is very active and produces a large number of xylar elements with vessels with wider cavities. Wood formed during the season, this season is called spring wood. तो of course spring season में अगर wood बन रही है तो ये spring wood ही होगी, और इसको early wood भी कहा जाता है। तो स्प्रिंग सीजन के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्प्रिंट करती है कैम्बियम, यानी उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करती है, और इनकी कैविटीज़ वाइडर होती हैं। वाइडर कैविटीज़ का मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएगा वाटर का, जो कि मेन फंक्शन होता है ना जाइलम का, जाइलरी एलिमेंट्स का। तो बेहतर होगा कि वाइडर कैविटीज़ हों इनकी, और ये ऑब्वियस है कि जहाँ स्प्रिंट करेगी यानी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बढ़िया अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो वाइडर कैविटीज़ उनमें पाई ही जाएगी। क्वालिटी भी बढ़िया होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है इस सीजन में कैम्बियम। स्प्रिंग वुड इसको बोला जाता है, उसको अर्ली वुड भी बोलते हैं क्योंकि स्प्रिंग विंटर से पहले आती है। अप्रैल में स्प्रिंग आ जाती है और विंटर्स नवंबर दिसंबर में जाके आती है, तो इससे आप याद रख सकते हैं इसको अर्ली वुड बोलते हैं स्प्रिंग वुड को, और विंटर्स में जो वुड बनती है उसको लेट वुड बोला जाता है। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है विंटर्स में काम। स्प्रिंग में स्प्रिंट से आपने याद रखा था कि बहुत एक्टिव होता है, यहाँ इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, लेस एक्टिव होता है विंटर्स में। फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स एंड दिस वुड्स इज कॉल्ड ऑटोमन वुड और लेट वुड। तो विंटर्स में पहली बात तो बहुत कम जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं, और जितने भी बनते हैं उनकी क्वालिटी बहुत लेस होती है, यानी नैरो वेसल्स होते हैं उनके। तो पहली बात तो बनते ही कम है, और जितने भी बनते हैं उनकी क्वालिटी ड्रॉप आउट हो जाती है बिकॉज एक्टिविटी लेस होती है कैम्बियम की। इसको ओटूमन वुड भी बोला जाता है बिकॉज ओटूमन इज़ द सीजन विच अकर्स इन विंटर्स। एंड लेट वुड भी बोला जाता है क्योंकि दिसंबर नवंबर यानी एंड ऑफ द ईयर, लेट मंथ्स ऑफ द ईयर, लेटर मंथ्स उनमें होती है इसकी एक्टिविटी, विंटर्स वहाँ पे अकर करती हैं, तो इसलिए लेट वुड। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी वेयर एज ओटोमन वुड इज डार्कर एंड हैज़ अ हाइयर डेंसिटी। तो ये इनकी शेप से क्लियर होता है जो जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं। वाइडर कैविटीज़ होगी जिनमें तो अंदर वाला स्पेस ज़्यादा होगा यानी खाली होगी अंदर से, तो लाइटर इन कलर पाई जाएगी। और लोअर डेंसिटी ऐसे याद रखेंगे आप, क्योंकि अंदर से ज़्यादा खाली होगी, वाइडर कैविटीज़ होती हैं स्प्रिंग वुड में के जाइलरी एलिमेंट्स में, तो लोअर डेंसिटी होगी और लाइटर कलर होगा उसका। और डार्कर का मतलब है नैरोअर कैविटीज़, नैरोअर वेसल्स होते हैं जिनमें ओटोमन वुड के अंदर, लेट वुड के अंदर डेंसिटी इसकी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि कैविटी कम है तो भरी हुई ज़्यादा है अंदर से, और डार्क होती है ये। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एल से लाइटर और एल से लोअर डेंसिटी, और डी से डार्क, और डी फिर उसमें डेंसिटी होगी हाइयर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। The two kinds of woods that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring। तो annual ring होती है यानी ये साल में एक बार अकर करती है, यानी दोनों टाइप्स की टू काइंड्स ऑफ रिंग्स दोनों इसमें पाई जाती हैं।
और अल्टरनेटिवली अकर करती हैं ऑफ कोर्स स्प्रिंग में जो स्प्रिंग वुड होगी उसके बाद आएगी ओटोमन वुड, तो अल्टरनेटिवली ऐड होती जाती हैं ये। कंसेंट्रिक होती हैं, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे ये एक बन गई स्प्रिंग सीजन में एक रिंग, तो ऑटोमन सीजन में ऐसे दूसरी बनेगी और फिर से स्प्रिंग सीजन में ऐसे तीसरी। तो कंसेंट्रिक होती हैं, यानी इनका सेंटर सेम होता है, सेंटर कोइंसाइड करता है, इसलिए इनको कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं। इनके हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हैं द एज ऑफ ए ट्री। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जितनी एनुअल रिंग्स होंगी एक प्लांट के अंदर उतनी ही उसकी एज होगी, उतने ईयर्स उसकी एज होगी। जैसे 10 एनुअल रिंग्स है तो 10 साल एज होगी उस प्लांट की। ये आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Heartwood and sapwood. In old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substances, and essential oils in the central or innermost layer of the stem. तो सेकेंडरी जाइलम सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, है तो हम जानते हैं क्योंकि जाइलम को कैम्बियम कट करता है ऑन द इनर साइड, तो इनर और टुवर्ड्स द पिथ यानी सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होती है ये प्लांट का। डार्क ब्राउन इसका कलर होता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि पीछे हमने देखा था जो ओटोमन वुड होती है जिसकी हाई डेंसिटी होती है उसका डार्क कलर होता है। एंड इसकी हाई डेंसिटी होनी चाहिए क्योंकि ये हार्ड ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट बनाती है इस जाइलम को, सेकेंडरी जाइलम को, इसलिए इसकी हाई डेंसिटी होनी चाहिए और डार्क ब्राउन कलर इसलिए होता है इसका। एंड इसमें डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, डी से डेड एलिमेंट्स और डी से डार्क ब्राउन कलर। और ये सारे कंपाउंड्स आपने सुने होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, बेसिकली ये सारे जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी प्लांट के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है इनको, ये डेफिनेशन इसकी आती है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इज़ द चैप्टर आई थिंक इन क्लास 12 बायोलॉजी, जहाँ पे इनका जिक्र आता है कि ये प्रोड्यूस करता है प्लांट्स फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो that's why these make it hard, durable and resistant to attack by microorganism and insects। तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है प्लांट। और इनमें एक चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है लर्न करने में, दीज एरोमेटिक सब्सटेंसेस, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स और एसेंशियल ऑयल्स, ये तो सुने हुए लगते हैं आपको। एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका डार्क ब्राउन कलर होता है, ए आर आ रहा है इसमें, तो एरोमेटिक भी ए आर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आप याद रखेंगे कि एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी पार्ट होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि इसको हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट बनाते हैं। This region comprises dead elements with highly lignified walls and is called heartwood। तो डेड एलिमेंट्स होते हैं, ये तो क्लियर हो ही गया था जब उसने बोला हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, मैंने आपको बताया था थिक वॉल्स और लिग्निन इन वॉल्स, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ डेड सेल्स। लिविंग सेल्स की में थिन वॉल पाई जाती हैं यूजुअली। तो इसका हार्टवुड नाम इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है, जैसे ह्यूमंस का हार्ट सेंटर में पाया जाता है, तो उसी से डिराइव किया गया कि हार्टवुड इसलिए बोला गया क्योंकि सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है इनर लेयर्स ऑफ द स्टेम। द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। तो क्योंकि ये हार्ड ड्यूरेबल बनाता है स्टेम को, तो इसलिए वाटर कंडक्ट नहीं करता। डार्क ब्राउन कलर है इसका, इसका मतलब ही है क्योंकि हाई डेंसिटी इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जाइलरी एलिमेंट्स, इसलिए ही है। तो हाई डेंसिटी होगी तो उनके कैविटीज़ नैरो होंगी तो वाटर कंडक्ट नहीं कर पाएंगी। सिर्फ डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनमें सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर नोन एज सैप वुड। तो सैप इज अगेन समथिंग एसोसिएटेड विद लिक्विड और वाटर, तो वही काम होता है इसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, इस सैप वुड का काम होता है। लाइटर इन कलर, अगेन इसका मतलब इसमें वाइडर
कैविटीज़ के जाइलरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि वाटर कंडक्शन में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। पेरिफेरल रीजन होता है, ये याद रखिए। सेंट्रल रीजन था हार्टवुड जो कि मैकेनिकल सपोर्ट में काम कर रहा था, जो सेंटर में ही होता है ना सपोर्ट प्लांट का। पेरिफेरल रीजन से वाटर का फ्लो होता है, कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल्स का सैप वुड के थ्रू। सैप से क्लियर भी हो रहा है ये कि लिक्विड पाया जाएगा इसके अंदर, और इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ही होगा वो। As the stem continues to increase in girth due to the activity of vascular cambium, तो अगेन यहाँ पे इंटरफेसिकुलर वर्ड ड्रॉप कर दिया गया है यहाँ भी, जैसे पीछे किया गया था। तो सेल्फ अंडरस्टूड आपको होना चाहिए कि इट इज़ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओनली जो इंक्रीज इन गर्थ करता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। द आउटर cortical and epidermis layers get broken and need to be replaced to provide a new protective cell layers। तो एक तो एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर एंड आउटर लेयर्स ऑफ कोर्टेक्स। आउटर लेयर्स ऑफ कोर्टेक्स एंड आउटर मोस्ट लेयर, ये क्योंकि सबसे बाहर होती हैं तो ये टूट जाती हैं, दे गेट ब्रोकन, दे गेट क्रश्ड अवे एंड दे नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। तो इसके लिए अब एक नए कैम्बियम का जनरेशन होता है यहाँ पे। ये जो हमने पीछे देखा था ना, दैट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिल्म गेट्स क्रश्ड अवे, तो उन्हीं की वजह से बाहर की ओर प्रेशर बिल्डअप होता है और ये जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं ये स्ले ऑफ हो जाती हैं। हैंस सूनर और लेटर अनदर मेस्टमेटिक टिश्यू कॉल्ड कोर कैम्बियम और फेलोजन डेवलप्स यूजुअल इन द कोर्टेक्स रीजन। तो ये हम जानते हैं कि कोर्टेक्स में मोस्ट ऑफ द सेल पैरेंट काइमेटस होती हैं, तो इसलिए सिर्फ कोर्टेक्स ही रीजन है जहाँ पे कोर कैम्बियम डेवलप करती है। यानी कि ये मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कि लिविंग होती है, डिवीजन के लिए कैपेबल होती है, ये कोर्टेक्स रीजन में ही डेवलप करती है। फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक। अब ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन वास्कुलर कैम्बियम एंड दिस कोर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम इज अ सिंगल लेयर जो कि पैचेस में प्रेजेंट होती है पहले और लेटर ऑन कंप्लीट रिंग फॉर्म कर जाती है। इन शॉर्ट वो सिंगल लेयर होती है। यहाँ पे कपल ऑफ लेयर्स हैं, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि ये कोर कैम्बियम है ना, सी से स्टार्ट हो रही है, तो कपल ऑफ लेयर्स थिक होगी। आप सी से ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इट इज़ मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। सो नैरो और थिन वॉल्ड होंगी ये इनके फंक्शन से ऑब्वियस है। कोर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं तो थिन वॉल्ड होंगी क्योंकि डिवीजन में ये हेल्प करती है थिन वॉल्स। लिविंग सेल्स की थिन वॉल होती हैं, ये भी हमको पता है, काफ़ी बार देख चुके हैं पैरेन्काइमा में यहाँ। एंड मॉर्फोलॉजी में जहाँ रूट का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन आता है वहाँ हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, वहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थिन वॉल्स उनमें पाई जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये कंडीशन होती है उन सेल्स की, रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स फॉर डिवीजन, दिस थिन वॉल्ड कंडीशन एंड नियरली रेक्टेंगुलर। अब ये आपको याद रखना है कि इनकी शेप कैसी है। तो कोर्क के एंडिंग में आर के आ रहा है, रैक से इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, रैक्स। रेक्टेंगुलर के स्टार्टिंग में रैक आता है, तो इससे आप याद रखेंगे कि कोर्क कैम्बियम रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। फिलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स, ये एक सिमिलैरिटी होती है बिटवीन वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, बोथ ऑफ देम कट सेल्स ऑन द बोथ साइड्स। Outer cells differentiate into cork or phylum while inner cell differentiate into secondary cortex और phylloderm। अब ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेकेंडरी कोर्टेक्स फैलोडम होती है और कॉर्क होती है फिलम और कोर कैम्बियम होती है फैलोजन। इनमें से जो मेरिस्टेमेटिक लेयर्स हैं, कपल ऑफ थिक मीन्स टू लेयर्स, क्योंकि वो जनरेट कर रही हैं रेस्ट ऑफ द टू लेयर्स को, इसलिए उनको फैलोजन बोला। इसके पीछे जन आएगा, इससे आप याद रखेंगे कोर कैम्बियम फैलोजन होता है। और कॉर्क इनमें सबसे छोटा नाम है और फिलम भी सबसे छोटा नाम है, तो फिलम होगा कॉर्क का, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिलोडम इससे बड़ा होता है, तो सेकेंडरी कोर्टेक्स बड़ा है कॉर्क से, तो इसके लिए ये नाम यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे आप इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। द कॉर्क इज इम्परमियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल्स।
तो हमने देखा था कि एंडोडर्मिस में भी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं उनमें सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, वैक्सी मटेरियल होता है, वाटर इम्परमिएबल। कॉर्क भी ऐसा ही कुछ होता है, इम्परमियस टू वाटर। सुबेरिन डिपोजिशन के कारण इसका मतलब ये डेड सेल होता है, कॉर्क इज अ डेड सेल। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कोर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस। अब ये ऑब्वियस है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले इस रीजन में जो कोर्टिकल सेल्स थी वो पैरेन्काइमेटस ही थी, मोस्ट ऑफ द कोर्टिकल सेल्स एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन जो कि रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं, एंडोडर्मिस सेल्स हो जाती हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। इन जनरल कोर्टिकल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी ये चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी को कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमेटस ही होगी। एंड दिस लीड्स अस टू अ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन दैट जो कोर कैम्बियम नीचे की ओर सेल्स को कट ऑफ करता है, यानी जो फैलोडर्म होती है इट इज़ लिविंग सेल्स, एंड कॉर्क और फिल्म आर नॉन लिविंग सेल्स, मीन्स डेड होती हैं ये। सो ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। फेलोजन, फिल्म और फैलोडर्म इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है पेरिडर्म। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि पेरिडर्म इंक्लूड्स सारी सेल्स एसोसिएटेड विद कोर कैम्बियम। तो पेरी से सारी आपको याद रखना है, तो तीनों जो सेल्स होती हैं कोर्क कैम्बियम के साथ फेलोडर्म और फिलम, ये तीनों इंक्लूडेड होती हैं पेरिडर्म के अंदर, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अपॉन द रिमेनिंग लेयर्स पेरीफेरल टू फेलोजन, यानी कोर कैम्बियम के बाहर की जो लेयर्स हैं उसकी एक्टिविटी के कारण उन पे प्रेशर बिल्डअप होता है। ऑफ कोर्स वो भी स्लेव ऑफ होंगी इस प्रेशर बिल्डअप के कारण, एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लो ऑफ। Bark is a non-technical term that refers to all tissue exterior to vascular cambium, therefore including secondary phloem। तो बार्क नॉन टेक्निकल टर्म होती है, इसका मतलब इसका जो नाम है बार्क, इसका इसके अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं है, टेक्निकल टर्म नहीं है, इसका ये मतलब है। जैसे कई चीज़ों का नाम उनके फंक्शन या स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है ना, जो कंटेन करता है मैटर उसके इनसाइड उससे एसोसिएटेड, वैसा बार्क के साथ नहीं है। नॉन टेक्निकल यानी नॉन कंसेप्चुअल इसका टर्म है ये बार्क। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कहीं कंसेप्ट नहीं दिया है इसका कि बार्क नाम क्यों रखा गया, तो हमारी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया, तो हम तो मानेंगे ही वैसे भी इसे नॉन टेक्निकल टर्म। इसमें इंक्लूड होता है सारे टिश्यूज एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम। तो जो पहला फॉर्म्ड हुआ था कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, उसके आउटसाइड जितनी भी लेयर्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं वो आते हैं बार्क के अंदर। सेकेंडरी फिलोम भी होता है ऑफ कोर्स इसके अंदर। देखिए वास्कुलर कैम्बियम बाहर की ओर काटता है सेकेंडरी फिलोम को, अंदर की ओर काटता है सेकेंडरी जाइलम को। तो सेकेंडरी जाइलम नहीं आता बार्क के अंदर, सेकेंडरी जाइलम इज द मेन वुड, इसका तो प्रोटेक्शन करती है ये बार्क आउटसाइड होकर। तो सेकेंडरी फिलोम आता है और सेकेंडरी जाइलम का ये प्रोटेक्शन करती है बार्क, और उसके बाहर के जितने भी हैं वो तो आएंगे ही, जैसे आगे दिया गया है। इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फिलोम। तो पेरिडर्म तो बाहर ही आता है उससे। पेरिडर्म क्या इंक्लूड करता है, ऊपर कॉर्क होती है, नीचे फिर उसके कोर कैम्बियम होती है, फिर नीचे सेकेंडरी कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे तो फिर एंडोडर्मिस भी होती है, पेरिसाइकिल वगैरह चलती जाती है ऐसे। तो सेकेंडरी फिलोम के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो पाई जाएंगी, मैंने आपको बता दिया। इस वास्कुलर कैम्बियम के नीचे सेकेंडरी जाइलम होता है, मेन वुड, उसके ऊपर है वास्कुलर कैम्बियम, उसके प्रोटेक्शन के लिए सेकेंडरी जाइलम मेन वुड के प्रोटेक्शन के लिए बार्क होती है। मीन सेकेंडरी फिलोम से जितने भी टिश्यू होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे इसमें। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन लेट और हार्ड बार्क। तो ये टर्म्स कुछ हमने पहले भी डिस्कस किए थे। जो अर्ली वुड बनती है पीछे हमने देखा था, उसमें वाइड कैविटी होती है, मीन्स उसमें अंदर से काफ़ी खाली होती है, तो उसको सॉफ्ट बोल सकते हैं।
तो इसलिए सॉफ्ट बार्क अर्ली बार्क होगी, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। और लेट जो वुड बनी थी पीछे उसमें हाई डेंसिटी थी उसकी, या इसलिए उसको हार्ड बोल सकते हैं, तो हार्ड बार्क बनेगी एट द एंड ऑफ द सीजन, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। At certain regions, phallogen cuts off closely arranged parenchymal cells on the outer side instead of cork cells. तो हमने देखा था कि कॉर्क कैम्बियम यानी फैलोजन काट रहा था इनसाइड तो फैलोडम को यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, और आउटसाइड कॉर्क सेल को यानी फिलम को काट रहा था। तो कॉर्क सेल की बजाय कुछ रीजन्स में पैरेनकाइमेटर सेल्स काटी जाती हैं ऑन द आउटर साइड। पैरेनकाइमेटर सेल्स यानी फैलोडर्म इनर साइड काटी जा रही थी ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है इन कुछ रीजन्स में आउटर साइड काटी जाती है पैरेनकाइमेटर सेल्स। These parenchymal cells soon rupture the epidermis, forming a lens-shaped opening called lenticels. तो lens-shaped openings होती हैं, ये L for lenticels and L for lens, ऐसे आपको याद हो जाएगा। एपिडर्मिस को भी रप्चर करके ये बाहर की ओर निकलती हैं। ये इससे क्लियर हो, इसके फंक्शन से क्लियर हो जाता है। लेंटिसेल्स परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। तो गैसियस एक्सचेंज इनका फंक्शन है, तो बाहर एनवायरनमेंट से कांटेक्ट तो इनका होना बनता ही है, इसलिए एपिडर्मिस को भी रप्चर कर जाती हैं लेंटिसेल्स। These occur in most woody trees. तो of course secondary growth itself this occur in most woody trees only. तो ये जो lenticels है these are the result of secondary growth only, growth due to cork cambium। तो इसीलिए ही ये मोस्ट वुडी ट्रीज में पाई जाती हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, लेंटिसेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही इन्वॉल्व होती हैं बस, इसके अलावा जो स्टोमेटा होती हैं वो दोनों चीज़ें होती हैं उसमें, गैसेस एक्सचेंज भी होता है और ट्रांसपिरेशन भी होता है इंडीड, और फोटोसिंथेसिस भी उनके थ्रू किया जाता है, लाइट जब पास करती है उनके थ्रू। इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस होता है, क्योंकि लेंटिसेल्स स्टेम में पाई जाती हैं और ट्रांसपीरेशन के अंदर वाटर लॉस होता है फ्रॉम लीव्स। तो लेंटिसेल्स क्योंकि स्टेम्स में ही होती हैं इसलिए सिर्फ इसमें गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, ट्रांसपीरेशन इसके थ्रू नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस तो भूल ही जाइए, क्योंकि वुडी ट्रीज़ के अंदर फोटोसिंथेसिस की टेंडेंसी नहीं होती स्टेम्स के अंदर, सिर्फ यंग स्टेम ग्रीन होती है, सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो एक ही फंक्शन बचा ले देकर लेंटिसेल्स का, इट इज़ गैसियस एक्सचेंज। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं लेंटिसेल की थोड़ी सी। ये कॉर्क कैम्बियम है, इसके इनर साइड पे सेकेंडरी कोर्टेक्स यानी फैलोडर्म प्रेजेंट होती है, ये हम जानते ही हैं। आउटर साइड पे हमने नीचे पढ़ा था कि इट कट्स ऑफ पैरेनकाइमेटर सेल्स ऑन द आउटर साइड्स इंस्टेड ऑफ कोर सेल्स। तो पैरेनकाइमेटर सेल्स बोला गया था, यहाँ पे लिखा है कंप्लीमेंट्री सेल्स। इससे आपको ये इन्फर करना आना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री सेल्स आर पैरेनकाइमेटस, ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है ऑफ कोर्स। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए यहाँ पे कि कंप्लीमेंट्री सेल्स पैरेनकाइमेटस इन नेचर होती हैं, ये आपको इन्फर करना था इस फिगर से। और ये बार्क की फिगर दी गई है आपको, ऑफ कोर्स देखने में भी लगती है ये बार्क जैसी ही। Barks occur in most woody trees. This I have already explained. Secondary growth in roots. Now, of course, dicot roots में ही पाई जाएगी secondary growth. Monocot में whether it be stem or root कहीं भी आपको secondary growth देखने को नहीं मिलती है। In the dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. तो ये एक drastic difference होता है between dicot stem and dicot root. dicot stem में हमने देखा था कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों टाइप की होती है ये वास्कुलर कैम्बियम। प्राइमरी तो प्रेजेंट होती है एज ए सिंगल लेयर इन पैचेस वास्कुलर बंडल्स के बीच में, और वो मेडुलरी रेज से कंबाइन करके यानी सेकेंडरी फिर बन जाती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो सेकेंडरी बन जाती है मेडुलरी रेज से कंबाइन करके, यानी दोनों होती है इसमें, प्राइमरी भी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और लेटर भी उसके साथ जुड़ के फिर सेकेंडरी बन जाती है। ऐसा डाइकोट रूट में नहीं होता।
इट इज़ कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, यानी बाद में ही पूरी की पूरी बनती है, शुरू में स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती जैसा डाइकोट स्टेम में था। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट के बीच में। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि पोजीशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इन रूट्स एंड स्टेम से डिफरेंट होती है। इवन द नेचर ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इट इज़ आल्सो डिफरेंट। पूरी पूरी सेकेंडरी होती है डाइकोट रूट्स में, और डाइकोट स्टेम्स में दोनों टाइप की होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फिलोम बंडल्स, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे बता दी गई हैं। सबसे पहले तो फिलोम के नीचे और फिलोम बंडल्स के नीचे अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू, ये डाइकोट जो रूट हमने पढ़ी थी वहाँ पे भी देखा था कि पेरिसाइकिल ही वो रीजन होता है जहाँ से ओरिजिनेट करती है लेटरल रूट्स, और वास्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन जहाँ से होता है वो पेरिसाइकिल ही रीजन होता है। एंड इसी फंक्शन की वजह से हमने इसकी स्ट्रक्चर को जस्टिफाई किया था कि इसमें थिक वाल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ से ओरिजिनेट करता है ये वास्कुलर कैम्बियम, एंड इट इज़ अबव प्रोटोजाइलम। तो आप जानते हैं कि रूट में एक्सार्क कंडीशन होती है, मतलब प्रोटोजाइलम आउटसाइड पाया जाता है और मेटाजाइलम इनसाइड पाया जाता है। तो ये होगा इनका सीक्वेंस है, सबसे इनर मोस्ट मेटाजाइलम, फिर प्रोटोजाइलम, फिर उसके ऊपर ये लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर होगा फिलोम। तो फिलोम, नीचे वास्कुलर कैम्बियम, फिर प्रोटोजाइलम और देन मेटाजाइलम। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग। तो ये एक डिफरेंस था बिटवीन डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम्स वास्कुलर कैम्बियम। इसमें पहले वेवी रिंग होती है ऐसे, और बाद में वो सर्कुलर बनती है, ऐसे कुछ वेवी रिंग होती है। जो डाइकोट स्टेम थी उससे ये डिफरेंट ऐसे है कि उसमें पैचेस में प्रेजेंट थी शुरुआत में, यानी प्रेजेंट ज़रूर थी उसमें, इसमें ऐसा नहीं होता। ये अपीयर ही लेटर फेज ऑफ प्लांट, जब वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए केपेबल हो जाता है वहीं ये प्रोड्यूस होती है ये वेवी रिंग भी, विच लेटर बिकम्स सर्कुलर। ऑफ कोर्स वहाँ भी सर्कुलर बन गई थी तभी फंक्शनल हो पाई थी वो, तो सर्कुलर तो इसको बनना ही पड़ेगा टू इट टू बी फंक्शनल होने के लिए सर्कुलर इसको होना ही पड़ता है। सो आई होप आप अनालॉजी से इसकी शेप लर्न कर पा रहे होंगे डाइकोट स्टेम से डाइकोट रूट की। डाइकोट स्टेम में पहले स्कैटर्ड पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम, फिर बाद में कंटिन्यूअस लेयर बन जाती है सर्कुलर, और यहाँ पे पहले वेवी रिंग प्रेजेंट होती है, वो भी बाद में सर्कुलर बन जाती है। तो बननी बाद में सर्कुलर ही है, फर्स्टली वो कैसे प्रेजेंट होती है ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। और ऑफ कोर्स नेचर का तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, कंप्लीटली सेकेंडरी होती है डाइकोट रूट में, और दोनों टाइप की प्राइमरी और सेकेंडरी डाइकोट स्टेम में पाई जाती है। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड फॉर डाइकोट स्टेम। So we have already studied rest of the events इन फॉर्म ऑफ डाइकोट स्टेम, उसके जैसे सिमिलर ही होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें भी बिल्कुल वैसे ही पाई जाती है। अब ये अगेन यहाँ पे लेबलिंग ऐसी ब्लरी इमेजेस दी हुई हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस चैप्टर में। देखिए ये एक मैंने मार्क किया हुआ है, कोर्टेक्स का रीजन एक बार तो यहाँ कहीं बता रहा है और फिर कोर्टेक्स को यहाँ कहीं बता रहा है। देखिए लेबलिंग कितनी ख़राब दी हुई है यहाँ पे, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कोर्टेक्स बहुत बड़ा रीजन होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन लेबलिंग ऐसे थोड़ी ना की जाती है। अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो कोर्टेक्स को कौन सा मार्क करेंगे आप। तो ऑफ कोर्स ये कोर्टेक्स वाली लेबल तो कंफ्यूजिंग है, ये तो पूछी नहीं जा सकती आपसे। उसको मेंशन करना चाहिए था कि ये कौन सी लेयर्स हैं कोर्टेक्स की और इनर साइड कौन सी है। मे बी ये जो इनर साइड है एंडोडर्मिस हो सकती है, आउटर साइड कुछ और हो सकती है। डाइकोट रूट की बात कर रहा है ये। अगेन जैसा कि मैं आपको कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप सिर्फ थ्योरी याद रखिए, उसको ध्यान में रखिए। आप इन लेबलिंग्स का सीक्वेंस अपने आप बता पाएंगे अगर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो।
Secondary growth also occurs in stems and roots of gymnosperms. However, secondary growth does not occur in monocots. तो जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में होती है ना, हमने अभी पढ़ी ही है डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम्स के अंदर, और इनके पीछे भी स्पर्म्स आता है, जिम्नोस्पर्म्स के पीछे भी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इनमें भी होगी सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकोट्स के अंदर क्यों नहीं होगी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कैसे लर्न करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है थ्योरी हमारी इस चैप्टर की। समरी में एक दो पॉइंट्स हैं जो थ्योरी में डायरेक्टली नहीं गिवन है, देख लेते हैं उनको भी। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। तो मेन बल्क, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नहीं आता थ्योरी में ये वर्ड मेन बल्क, लेकिन ये फॉर्म करता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ज़रूर आता है। तो एक ही बात होगी, मेन बल्क मीन्स फंडामेंटल। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेडुलरी रेज क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, जहाँ पे थ्योरी में पैराग्राफ आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, वहाँ पे मेडुलरी रेज भी आती हैं इनमें को, जहाँ पे मेंशन किया गया है द रीजन्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जहाँ पे पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो मेडुलरी रेस क्योंकि थोड़े सा ही एरिया फॉर्म करती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है ना, नैरो होती हैं, हमने पीछे देखा था, तो इसीलिए क्योंकि बहुत थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो यहाँ पे, इसलिए इसको मेंशन ही नहीं किया गया। मेजरली जो चीज़ फॉर्म करती है ग्राउंड टिश्यू को, टिश्यू सिस्टम को, उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब डाइकोट या मोनोकोट रूट का एग्जांपल ले सकते हैं। एपिडर्मिस के तुरंत नीचे होती है कोर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। उसके बाद पेरिसाइकिल की भी फ्यू लेयर्स होती हैं, और पिथ भी कंस्पिकुअस पाया जाता है, और इवन डाइकोट रूट के अंदर भी अच्छी खासी उसका अमाउंट पाया जाता है, एटलीस्ट मेडुलरी रेस तो ज़्यादा ही होता है। तो दीज आर द मेजर थिंग्स विच कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थ्री ऑफ थिंग्स, दीज थिंग्स फॉर्म्स द मेजर ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसलिए इसी इन्हीं तीनों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। डाइकोट रूट से आप याद रख सकते हैं कि इन तीनों रीजन में ही सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। आप उनकी लेंथ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं इन तीनों के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट द डाइकोट रूट्स एंड स्टेम्स, इंक्रीजेज द गर्थ। तो गर्थ ब्रेड्थ होती है, यानी डायामीटर इंक्रीज करता है, क्योंकि ये वर्ड डायामीटर वहाँ पे नहीं था इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। वैसे ऑब्वियस है, गर्थ यानी ब्रेड्थ यानी डायामीटर एक ही चीज़ें होती हैं। बाय द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, तो ये दोनों हेल्प करते हैं गर्थ को इंक्रीज करने में, वास्कुलर कैम्बियम भी और कॉर्क कैम्बियम भी। ऑफ कोर्स कॉर्क कैम्बियम बार्क को कंट्रीब्यूट करता है कॉर्क यानी फिल्म की फॉर्म में, और वास्कुलर कैम्बियम ये सेकेंडरी फिलोम और सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ द वुड ऑफ द प्लांट सेकेंडरी जाइलम होती है, आगे गिवन है द वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम। देखिए, तो अगर जब कोई आपसे वुड बोले तो आपके मन में आने चाहिए सेकेंडरी जाइलम, ये ऑब्वियस है, क्योंकि जो वास्कुलर कैम्बियम है वो इनर साइड पे उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी सेकेंडरी जाइलम वो ज़्यादा फॉर्म करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, जाइलम और ज़्यादा ये दोनों आगे से एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे मैंने आपको लर्न करवाया था। तो वुड जब कोई बोले तो आपको समझना चाहिए इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी जाइलम ओनली। So have ended up the theory of this chapter anatomy of flowering plants। अब थोड़े से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में ही। A transverse section of stem is stained first with saffronin and then with fast green। आपको बताना है कलर ऑफ स्टेन्ड जाइलम एंड फिलोम। अब ये बहुत आसान है, देखिए बाद में उसने स्टेन किया था फास्ट ग्रीन के साथ, तो ग्रीन ही स्टेन होगा ना, तो बाद में ग्रीन होगा। और इन चारों ऑप्शन में बाद में ग्रीन सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप एक और इंफॉर्मेशन इन्फर आउट कर सकते हैं दैट सैफरानिन डाई स्टेन्स इन रेड कलर। तो ए ऑप्शन में क्योंकि पहले साइड आर रेड आ रहा है, तो इसलिए आर ए आता है सैफरानिन में, आर ए। सो
इससे आप याद रख सकते हैं कि रेड कलर ये स्टेन करती है, RE आता है रेड में। तो ये भी, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है इस क्वेश्चन से, आपको ये भी पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज अ मैचिंग टाइप, इसमें सिर्फ आप एक मैच कर लीजिए, दैट स्क्लेरन काइमा का पार्ट होता है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स और फाइबर्स स्क्लेरन काइमा में पाए जाते हैं। D4 5 जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन अ मैचिंग टाइप, और एक में ही आपका काम हो जाएगा। इसमें बल्ली फॉर्म सेल्स एम्प्टी कलरलेस सेल्स होती हैं। मार्क B44 जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो ए हो गया इसका। और बल्ली फॉर्म सेल्स एम्प्टी और कलरलेस क्यों होती हैं, एग्जैक्टली इसके रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं इनसाइड द थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जाइलम और फिलोम ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, ये सिंपल टिश्यू नहीं होता। सिंपल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक टिश्यू है जो कि लिविंग भी है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लिविंग भी और मैकेनिकल सपोर्ट भी, ये सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू है, कोलन काइमा। स्क्लेरन काइमा डेड होता है। और जाइलम सपोर्ट का काम नहीं करता। जाइलम 4 टाइप्स के होते हैं इसमें एलिमेंट्स। एक जो जाइलम फाइबर होता है वो करता है सपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स। और फिलोम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा ये स्टोर करता है फूड को। तो अकेला जाइलम मेंशन करना ये इनफ नहीं है, आपको जाइलम यहाँ पे फाइबर बोलना होगा अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। और दूसरी बात, जाइलम फाइबर डेड होता है, यहाँ पे लिविंग की ही बात की गई है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा होती है इन जाइलम में, चारों जाइलरी एलिमेंट्स के अंदर जो लिविंग होती है, बाकी सब डेड होता है। जाइलम ऐसे ही कट गया, जाइलम नहीं हो सकता। स्केलेटन कैमा भी डेड होता है, और एपिडर्मिस को ही तो सपोर्ट किया जाता है कोलन कैमा के द्वारा। सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड कोलन काइमा का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो आई डोंट नो हाउ मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। एंगुलर वॉल थिकनिंग, कॉर्नर्स पे थिकनिंग पाई जाती है कोलन काइमा में। को से कोलन काइमा, को से कॉर्नर से, ये हमने लर्न भी किया था। तो ये सीधे ही अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो देख के ही मार्क कर देते, एंगुलर वॉल थिकनिंग मतलब कोलन काइमा होगी। ये लिविंग और मैकेनिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं थी। एपीब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू एपिडर्मिस, ये मैं बता चुका हूँ आपको। डाइकोट रूट में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपीब्लेमा बोलते हैं, एपिडर्मिस का ही वर्जन होती है ये एक। अ कंजॉइंट एंड ओपन वास्कुलर बंडल्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। तो ओपन वास्कुलर बंडल है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो मोनोकोट तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों गए। और कंजॉइंट है, इसका मतलब स्टेम्स और लीव्स में पाए जाएंगे, रूट में क्योंकि रेडियल होते हैं। सो स्टेम होगा इसका आंसर, ना कि डाइकोट रूट। सो डी हो गया इसका। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू सेल डी डिफरेंशिएशन। ये फिनोमिना यहाँ इस चैप्टर में बिल्कुल भी गिवन नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है 15 चैप्टर इसी बुक का, उसमें गिवन है सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, डिटेल में इसको वहाँ पे पढ़ते हैं हम। तो जब कोई सेल डिफरेंशिएशन करती है तो वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, यानी परमानेंट सेल हो जाती है वो। लेकिन अगर वो सेल पैरेन्काइमेटस है तो अंडर सर्टेन कंडीशन, फॉर एग्जांपल फॉर अंडर सेकेंडरी ग्रोथ, वो दोबारा से डिफरेंशिएशन करती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कि डिवीजन के लिए कैपेबल होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी दोबारा से डिफरेंशिएशन जब करती है वो। और जब डी डिफरेंशिएशन होने के बाद वो मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है वो पैरेन्काइमेटस सेल, तो वो दोबारा डिफरेंशिएशन करती है टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी परमानेंट सेल दोबारा वो बन जाती है। इसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनते हैं
परमानेंट मेडुलरी रेज के कॉम्बिनेशन से, और कोर कैम्बियम बनता है कोर्टिकल पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं परमानेंट, उनके डिफरेंशिएशन से बनते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन का ये एग्जांपल है। ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं दोनों, यानी ये दोनों डिवाइड करके फिर दोबारा री डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये दोनों बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। जो ऑलरेडी परमानेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के केस में मेडुलरी रेज, और यहाँ कोर कैम्बियम के केस में कोर्टिकल पैरेन्काइमेटस सेल्स, वो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करती हैं परमानेंट हुई हुई परमानेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स, इस फिनोमेना को डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, पहले डिफरेंशिएशन होता है इनटू परमानेंट सेल, उसके बाद दोबारा री डिफरेंशिएशन इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके बाद दोबारा री डिफरेंशिएशन इनटू परमानेंट सेल्स। तो ये तीनों एक दूसरे के बाद आकर करती हैं प्रोसेसेस जिनमें होनी होती है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम होती है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, फिर री डिफरेंशिएशन। मैंने काफ़ी सारा बता दिया इसके बारे में, आगे भी आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहाँ डिस्कस कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, फेलोजन एंड फिलम रिस्पेक्टिवली डिनोट। तो फेलोजन से हमने याद कराया था क्योंकि ये जनरेट करती है बाकी 2 लेयर्स को, तो ये कॉर्क कैम्बियम है, और फिलम इनमें सबसे छोटा नाम था तो ये कॉर्क होगी, और कॉर्क क्योंकि सबसे छोटा है। सो दैट्स हाउ यू कंक्लूड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। Question number 10, in which of the following pairs of parts of flowering plant is epidermis absent? कहाँ epidermis नहीं present होती? तो रूट टिप और शूट टिप यहाँ पे पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं पाई जाती, कंटिन्यूअसली सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर रही होती हैं। एपिडर्मिस वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे प्रोटेक्शन का काम होता है। एंड आप ये डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। आउटर मोस्ट क्या होती है? रूट कैप होती है, फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इलोंगेशन होता है, उसके बाद आता है मैचुरेशन, जो जहाँ से एपिडर्मस हेयर ले करते हैं। तो एपिडर्मस वहाँ होती है इतनी ऊपर, तो रूट टिप और शूट टिप पे नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। बेसिकली एपिडर्मिस उन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो परमानेंटली फिक्स हो चुकी है, जिनकी शेप और डिवाइड नहीं करते, क्योंकि रूट टिप और शूट टिप में लगातार डिवीजन होता रहता है ड्यू टू रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, इसलिए यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 11, शूट एपिकल, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट पोजेसिंग 4 ब्रांचेज एंड 26 लीव्स। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम आप जानते हैं, लीव्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता, पीछे छोड़ के जाते हैं ये जो एक्सिलरी बड, उससे लीव के एक्सिल में वो प्रेजेंट होती है, ब्रांच उससे निकलती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब एसोसिएशन लीव से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे 26 लीव्स हो या 50 लीव्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतना देख लीजिए इसमें ब्रांचेस कितनी है। एक तो मेन ब्रांच होगी, उसमें सेंट्रल जो स्टेम होती है वो होगी, उसके बाद 4 ब्रांचेस उसने बोलेगी हैं। तो जहाँ जहाँ पे शूट का अपेक्स आपको दिख रहा है वहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम पाई जाएगी। तो एक होगा ये ब्रांच, 4 तो इसमें ब्रांचेस होंगी, और एक मेन एक्सिस का अपेक्स, मेन सेंट्रल एक्सिस का अपेक्स, तो 5 होंगे इसमें टोटल शूट एपिकल मेरिस्टेम। दैट्स हाउ यू कंक्लूड सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A piece of wood having no vessels must belong to, ट्रैकिया बोला गया है यहाँ पे वेसल्स को। आपको सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाना है किसमें वेसल नहीं पाए जाते। तो पाइन आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ के आए हैं, एग्जाम्पल पाइनस प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था, तो उससे आपको पाइन याद आएगा जिम्नोस्पर्म्स में, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में ही वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलरी वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना था कि ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट है, इसमें एब्सेंट होगा वेसल्स।
एंड इससे आपको ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिली यहाँ पे कि वेसल्स को ट्रैकिया बोला जाता है। जैसे वेसल के साथ दूसरे वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकिड्स, तो ट्रैकिड्स के साथ हुआ ट्रैकिया, वेसल्स को ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस किस सेल वॉल में हेमी सेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है? तो कोलन कायमा की सेल वॉल में होता है, और ये हमने लर्न भी किया था क्योंकि पैटियोल को सपोर्ट करती है कोलन कायमा, इसलिए उसमें पैक्टिन होता है, पी से पैटियोल पी से पैक्टिन। और हेमी सेलुलोर भी हमने लर्न किया था कि कोलन कायमा में होता है, ये थ्योरी के अंदर। तो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इन कोनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते, यहाँ पे लाइकली टू लिखा है, तो ऐसे ही आपको गैस करना है। इसमें कोनिफर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ये प्लांट किंगडम के अंदर हमने देखा था कि कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट है, और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं वेसल्स इन द जाइलम, यानी जाइलम जिम्नोस्पर्म्स का कुछ कम जाइलरी एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पता उनमें फाइबर्स भी ना होते हैं, जाइलम फाइबर्स। तो लाइकली टू ही आपसे पूछा है, तो जाइलम आप मार्क कर सकते हैं। जाइलम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि जाइलम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट नहीं होते, तो फाइबर्स भी एब्सेंट होते होंगे ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ऐसे भी मार्क किया जा सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पी से पील है और पी से पेरिड्रम आप रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में नहीं गिवन है कहीं भी, तो ऐसे पी से आप याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, a vessel-less piece of stem possessing prominent sieve tubes would belong to। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। जिसने वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पढ़ा है तो वो सीधे ही मार्क कर देगा पाइनस, इसका ए ऑप्शन है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं जाइलम के अंदर। लेकिन उसने आगे अगर नहीं पढ़ा तो वो मात खा जाएगा, इसको गलत कर देगा। प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर, ये बोला गया, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम जानते हैं सीव सेल्स पाई जाती हैं इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब्स, तो ये तो बहुत अजीब चीज़ हो गई। वेसल नहीं है उसके अंदर लेकिन सीव ट्यूब्स हैं, तो ना तो ये जिम्नोस्पर्म है ना ये एंजियोस्पर्म है। इतना आपको क्लियर हो गया एनसीईआरटी की थ्योरी के हिसाब से। तो पाइनस होता है जिम्नोस्पर्म, यूकैलिप्टस एंजियोस्पर्म होता है, ये प्लांट किंगडम के अंदर आता है, जहाँ पे या एंजियोस्पर्म्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहीं पे सबसे बड़ा जो ट्री होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो यूकैलिप्टस होता है, ऐसा जिक्र वहाँ पे आता है। और ग्रास मोनोकोट होता है, यानी ये भी एंजियोस्पर्म ही होता है, तो ये ना तो जिम्नोस्पर्म है ना एंजियोस्पर्म है, तो ऐसे डी मार्क कर सकते हैं आप एलिमिनेशन से इसका। तो एलिमिनेशन से बेसिकली ये एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच द फॉलोइंग सेल टाइप्स ऑलवेज डिवाइड बाय एंटी क्लीनर सेल डिवीजन। तो ये टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है कहीं भी एनसीईआरटी में, एंटी क्लीनर वगैरह, तो इसलिए मैंने आपको इसको ट्रिक से लर्न करके बताया है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी का, उसमें हम एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, दैट आंटी इज़ वाचिंग 2020 विद हर किड्स। इससे मैंने लर्न करवाया है कि आंट्स और ऑर्किड्स इन दोनों की 20-20 हज़ार स्पीशीज़ होती हैं, इस ट्रिक से हमने लर्न किया है वहाँ पे। तो इससे आपको पता लगा कि ये आंटी बड़ी प्रो है, क्योंकि आजकल आंटीज़ क्या करती हैं, दूसरी आंटीज़ के साथ बातें करती हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ बैठती है और क्रिकेट देखती है, तो इसलिए काफ़ी प्रो है, हाई लेवल की चीज़ करती है ये। सो इसलिए प्रो है ये। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एंटी क्लीनर, आंटी से एंटी क्लीनर डिवीजन, ये जिस सेल टाइप्स में पाए जाते हैं वो प्रोटोडर्म होती हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए जिनके कंसेप्ट्स एनसीईआरटी की डिटेल्ड थ्योरी में नहीं गिवन है, हमको ट्रिक यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पार्ट मान सकते हैं आप इसको। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर, क्वेश्चन नंबर 18,
What is the fate of primary xylem in a dicot root showing extensive secondary growth? अब प्राइमरी जाइलम के साथ क्या हुआ था डाइकोट स्टेम के अंदर, ये याद कीजिए। इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, ऐसा ही हुआ था। इट रिमेन्स इंटैक्ट इन टुवर्ड्स द सेंटर इन और अराउंड द सेंटर और पिथ, ये हुआ था डाइकोट स्टेम के अंदर। और हमने पढ़ा था कि द ग्रोथ इवेंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट आर एग्जैक्टली सिमिलर एज डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट रूट में भी वही होगा, वैसी सेकेंडरी ग्रोथ होगी जैसे डाइकोट स्टेम में होती है, तो इसमें भी यही होगा। प्राइमरी xylem is retained in or around the central axis, तो A is the answer for this question। क्रस्ट वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि आउटर लेयर क्रस्ट होती हैं, प्राइमरी फिलोम और सेकेंडरी फिलोम वगैरह ये इनर साइड पे पाया जाता है। सो जो लास्ट ऑप्शन है इसका, इट गेट्स सराउंडेड बाई प्राइमरी फिलोम, ये तो मजाक ही है डी ऑप्शन तो। इट ऑफ कोर्स डजंट गेट सराउंडेड बाई प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फिलोम एक्चुअली जो कि यहाँ पे गिवन है। कैसा होता है अरेंजमेंट देखिए, कैम्बियम होती है, उसके नीचे जाइलम पाया जाता है, ऊपर फिलोम होता है, नीचे की ओर काटेगी और सेकेंडरी जाइलम को। तो प्राइमरी जाइलम के ऊपर सेकेंडरी जाइलम हुआ ना, तो इट इज सराउंडेड बाय सेकेंडरी जाइलम नॉट प्राइमरी फिल्म, तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे इन तीनों का एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइन है ये एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो इसको देखते ही आप मार्क कर देंगे ए ऑप्शन इसका। तो दैट्स हाउ वी सम अप दिस चैप्टर अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट अप यू आर टेकिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, and then we are summing up this unit structural organization in plants and animals.